हेलो एवरीवन, दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, विश्व भूगोल की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हमने कल के क्लास में वायुमंडल का संगठन एवं संरचना की चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक है सूर्यतप तथा उष्मा संतुलन, इंसोलेशन एंड हीट बैलेंस। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूर्यतप की परिभाषा हमें पता होना चाहिए। सूर्यतप क्या है, सूर्य का ताप क्या होता है। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से यह उदाहरणार्थ सूर्य है, सूर्य का प्रकाश धरातल है इधर, ठीक है। तो पृथ्वी और वायुमंडल की उष्मा का जो प्रधान स्रोत होता है, पृथ्वी और वायुमंडल की उष्मा का प्रधान स्रोत कौन सा है? सूर्य, जिसके माध्यम से सूर्य का तापमान प्राप्त होता है। ये धरातल अर्थात पृथ्वी और वायुमंडल इनकी उष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? सूर्यतप कहा जाता है। साधारण सी परिभाषा है, सौरिक ऊर्जा को ही, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सूर्यतप कहा जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का लगभग 2 अरबवां भाग क्या होता है? पृथ्वी को प्राप्त होता है। कितना भाग? सूर्य द्वारा उत्सर्जित उष्मा का 2 अरबवां भाग ही धरातल को प्राप्त होता है। तथा पृथ्वी का सौर स्थिरांक, पृथ्वी का सौर स्थिरांक कितना है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है, प्रति मिनट, ठीक है। पृथ्वी का सौर स्थिरांक कितना है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के धरातल को लघु सौरिक तरंगों के रूप में, प्राप्त होती है। किस प्रकार से प्राप्त होती है? सूर्य की उष्मा धरातल को, पृथ्वी को लघु सौरिक तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। इन आपतित सूर्य तरंगों की गति, इन आपतित मतलब आने वाली, आपतित सूर्य तरंगों की गति कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, प्रति सेकंड। मतलब जो सूर्य से किरणें आती है
वह किरणें धरातल पर जो आने की गति है इन तरंगों की वह कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, जो कि 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी को लगभग 8 मिनट और 17 सेकंड में क्या कर लेती है, 8 मिनट और 17 सेकंड में धरातल पर पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है, लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ पर सूर्य की जो तरंगे हैं वो धरातल पर पहुँचने की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस दर से जब यह किरणें धरातल पर पहुँचती है तो यह 8 मिनट और 17 सेकंड में क्या होती है, धरातल तक पहुँचती है सूर्य की तरंगें। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान कितना है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पृथ्वी के धरातल को सर्वाधिक गर्मी कितने बजे होती है, दोपहर के 12 बजे प्राप्त होती है। देखिए मित्रों, पृथ्वी के धरातल को सर्वाधिक गर्मी या ताप या फिर उष्मा कब प्राप्त होती है, दोपहर 12 बजे। ठीक है, पृथ्वी के धरातल को सर्वाधिक ताप दोपहर 12 बजे अर्थात सर्वाधिक ताप या गर्मी दोपहर 12 बजे प्राप्त होती है। लेकिन धरातल के माध्यम से संचलन एवं संवहन, धरातल के माध्यम से संचलन, संवहन एवं विकिरण, संचलन संवहन एवं विकिरण के द्वारा धरातल को यह गर्मी क्या करती है, संचलन संवहन एवं विकिरण की क्रिया के द्वारा धरातल इस गर्मी को वायुमंडल में क्या करता है, धरातल इस गर्मी को क्या करता है, वायुमंडल में। ठीक है, यहाँ से वायुमंडल में क्या करता है, विकिरित करता है, वापस विकिरित करने के करता है तो उसमें क्या करता है, अतिरिक्त समय लगा देता है। जब ये लघु सौरिक तरंगें धरातल पर पहुंचती है और धरातल पर पहुंचने के बाद में ये संचलन संवहन और विकिरण की क्रिया के माध्यम से वापस क्या होती है, ये किरणें, लघु सौरिक किरणें दीर्घ पार्थिव तरंगों के रूप में क्या होती है, वायुमंडल की ओर विपरीत, वायुमंडल की ओर क्या होती है, वापस गति करने लगती है। ठीक है, धरातल से टकरा करके वापस जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, अतिरिक्त समय लगता है इसमें। जब ये वायुमंडल में पहुंचती है धरातल से टकरा करके वापस इस प्रकार से, तो क्या होता है, अतिरिक्त समय लगता है, जिसके कारण यह जो तापमान है धरातल को कितने बजे प्राप्त हो रहा है, सर्वाधिक गर्मी 12 बजे प्राप्त हो रही है। लेकिन यह महसूस कब की जा रही है, सर्वाधिक महसूस कब की जाती है, दोपहर 2 बजे।
सर्वाधिक महसूस की जाती है या महसूस होती है। ठीक है, तो मित्रों जो सूर्य के द्वारा लघु सौरिक तरंगे धरातल को प्राप्त होती है, उसके कारण धरातल गर्म सर्वाधिक कब होता है? 12 बजे होता है। लेकिन जब ये किरणें धरातल से वापस क्या होती है? परावर्तित होती है। किसके कारण? संचलन, संवहन और विकिरण की क्रिया के माध्यम से ये लघु सौरिक किरणें वापस क्या होती है? वायुमंडल की ओर परावर्तित होती है। तो उसमें जो लगा हुआ अतिरिक्त समय है, इसके कारण फिर ये हमें महसूस कब होती है? 2 बजे के लगभग महसूस होती है। क्यों? आपने देखा होगा कि सूर्य क्या होता है, दोपहर 12 बजे बिल्कुल एकदम सिर पर चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस समय सूर्य का तापमान हमें अधिक फील नहीं होता है। और जो ही 2-3 बजते हैं उस टाइम पर सूर्य की गर्मी या तापमान, ऊष्मा क्या होती है? हमें सर्वाधिक महसूस होने लगती है। जिसका कारण क्या है? यही कारण है संचलन, संवहन और विकिरण की क्रिया के माध्यम से ये किरणें, लघु सौरिक किरणें क्या होती है? दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल की ओर गति करती है, और जिसके कारण हमें दोपहर 2 बजे के लगभग क्या होती है? गर्मी महसूस होने लगती है। यही कारण है कि जब धरातल को न्यूनतम गर्मी तो रात को 12 बजे होती है, ये तो अधिकतम हो गई, सर्वाधिक दोपहर 12 बजे, और न्यूनतम सबसे कम गर्मी धरातल को कितने बजे प्राप्त होती है? रात को 12 बजे, रात 12 बजे के लगभग प्राप्त होती है। लेकिन हमें यह प्रातःकाल 3 से 5 बजे के लगभग क्या होती है? महसूस होती है। ये महसूस कब होती है? सुबह के टाइम पे, प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच में, लगभग 3 से 5 बजे के बीच में हमें महसूस होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक तापमान सूर्य का धरातल पर कब होता है? 12 बजे होता है, लेकिन हमें महसूस कब होता है? दोपहर 2 बजे के लगभग। और सबसे कम तापमान धरातल पर कब होता है? रात को 12 बजे, लेकिन हमें महसूस कब होता है? रात को 3 से 5 बजे के, सुबह प्रातःकाल में 3 से 5 बजे के बीच में यह हमें महसूस होने लगता है। ठीक है, न्यूनतम तापमान महसूस होने लगता है। आगे मित्रों, यही कारण है मित्रों कि जब उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी तो क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी कौन से महीने में होती है? जून में प्राप्त होती है। जून महीने में या जून माह में प्राप्त होती है। जबकि हमें सर्वाधिक महसूस कब होती है? यह सर्वाधिक गर्मी जून माह में प्राप्त होती है, लेकिन ये हमें सर्वाधिक महसूस कब होती है? महसूस जुलाई माह में। सर्वाधिक महसूस जुलाई माह में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सर्वाधिक सर्दी भी क्या होती है? दिसंबर में पड़ती है, लेकिन हमें महसूस कब होती है? इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सर्दी कब प्राप्त होती है? दिसंबर माह में। ठीक है, लेकिन महसूस कब होती है? महसूस जनवरी माह में होती है। ठीक है, सर्वाधिक महसूस जनवरी के महीने में होती है, जिसका कारण भी क्या होता है? संचलन, संवहन एवं विकिरण होता है, जिसके माध्यम से तापमान का क्या होता है? वायुमंडल में वितरण होता है। तापमान वायुमंडल में पाया जाता है।
मित्रों, संवहन से तात्पर्य, संवहन की डेफिनेशन क्या होती है कि वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। ठीक है, तो लंबवत तापन की प्रक्रिया हो गई। जब सूर्य से लघु सौरिक तरंगें धरातल पर पहुंचती है तो वापस वायुमंडल में पहुंचने में इन पार्थिव विकिरणों को क्या होती है? लघु सौरिक तरंगें धरातल पर पहुंच रही है और दीर्घ पार्थिव तरंगें क्या हो रही है? वायुमंडल की तरफ, पृथ्वी से टकरा करके वायुमंडल की तरफ गति कर रही है। उसमें क्या हो रहा है? समय लग रहा है। किसके कारण? संवहन की प्रक्रिया के कारण। ठीक है, आगे साधारणतः इनको तापमान को मापने का जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? जो हम तापमान मापते हैं, तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है? तापमापी। किसके द्वारा मापा जाता है तापमान? तापमापी के द्वारा मापा जाता है, जिसमें पारा भरा होता है तथा इस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट लिखे हुए होते हैं, या इनके पाठ्यांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? या तो डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में होते हैं। ठीक है, पाठ्यांक तापमापी पर जो लिखे हुए होते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में होते हैं। लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमापी में पारे के अलावा क्या होता है? अल्कोहल भी भरा हुआ होता है। ठीक है, धरातल पर समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है या समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे समताप रेखा कहा जाता है। समताप रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये समताप रेखाएं गर्मियों में महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर क्या होती है? जब महाद्वीपों से महासागरों की तरफ जाते हैं तो भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाती है। क्या? ये समताप रेखाएं जब गर्मियों में महाद्वीपों से महासागरों की तरफ जाते हैं तो ये समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ जाती है, जबकि सर्दियों में क्या हो जाती है? यही समताप रेखाएं महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर क्या हो जाती है? फिर ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, आगे मित्रों सूर्यातप का वितरण। ठीक है, वितरण किस प्रकार से तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो धरातल पर जो सूर्य का तापमान वो पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है? इसको हम प्रतिशत के रूप में देखेंगे। एक तरफ अक्षांश, दूसरी तरफ सूर्यातप। किस प्रकार से ये किसमें? प्रतिशत में। कौन से अक्षांश पर कितना प्रतिशत सूर्य का ताप पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धरातल पर प्राप्त होने वाला सूर्यातप। यहाँ पर देखेंगे हम विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्यातप कितना पाया जाता है? 100%। ठीक है, मतलब मित्रों हमारी पृथ्वी कैसी है? लद्भक्ष गोलाभ, ध्रुवों पर चपटी हुई एवं भूमध्य रेखा पर क्या है? उभरी हुई। इस प्रकार से इसमें लद्भक्ष गोलाभ होने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश सदैव क्या होता है? एक स्थान पर न होकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में रहता है।
अर्थात जो भूमध्य रेखा है उस पर तापमान क्या होता है, सदैव रहता है। ऐसी स्थिति में भूमध्य रेखा पर सूर्य का तापमान क्या होगा, सदैव सर्वाधिक होगा, अर्थात 100% 100% तापमान पाया जाता है। और जो ही हम भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर तापमान में कमी आ जाती है, लगभग 99% तापमान रह जाता है। 20 डिग्री अक्षांश पर जाते हैं तो 20 डिग्री अक्षांश पर यह तापमान क्या हो जाता है, घट कर के 95% रह जाता है। ठीक है, मतलब विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, प्रतिशत के रूप में धीरे धीरे तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश पर यह तापमान पाया जाएगा 88%, 88% के लगभग तापमान यह सूर्य तप पाया जाता है। 40 डिग्री अक्षांश पर 79%, 40 डिग्री अक्षांश पर 79% सूर्य तप पाया जाएगा। 50 डिग्री अक्षांश पर 68% सूर्य तप पाया जाता है। 60 डिग्री अक्षांश पर 37%, 60 डिग्री अक्षांश पर 57% तापमान पाया जाता है। 70 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर तापमान कितना पाया जाएगा, 47% तापमान पाया जाएगा। और 80 डिग्री अक्षांश पर कितना पाया जाएगा, 43% तापमान। और 90 डिग्री पर तापमान पाया जाएगा 42% तापमान रह जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, जो ही हम भूमध्य रेखा से अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, धीरे धीरे तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा से जो ही ध्रुवों की तरफ जाते हैं ध्रुवों की ओर, और यहाँ विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धरातल पर प्राप्त सूर्य तप क्या ये विवरण है, यह वितरण है। इस प्रकार से पाया जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते समय तापमान में प्रतिशत मात्रा में कमी आती रहती है या कम पाया जाता है, तापमान में कमी होती चली जाती है। आगे मित्रों, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है मित्रों, सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन। ठीक है मित्रों, सूर्य की किरणों का तिरछापन। देखिए मित्रों, यह किस प्रकार से प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब पढ़ी थी तो उसमें देखा था
ठीक है। सूर्य सदैव क्या होता है, विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सदैव क्या होता है, पड़ता है। तो यहाँ पर तो स्वाभाविक रूप से तापमान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी है। इस स्थान पर सदैव सूर्य चमकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण जो प्रधान अक्षांश रेखाएं हमने मानी थी, ठीक है, वह प्रधान अक्षांश रेखा क्या है, इस अक्षांश रेखाओं के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, इनके बीच में सूर्य सदैव चमकता है। मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य का तापमान हमेशा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य यहाँ से कर्क रेखा की ओर गति करता है, ठीक है, कर्क रेखा पृथ्वी जब पृथ्वी कर्क रेखा पर होती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो यहाँ पर मकर रेखा पर क्या होगी, ये किरणें तिरछी होगी, अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर तापमान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और जब सूर्य की किरणें या पृथ्वी मकर रेखा पर सीधी चमकती है, ठीक है, समझने के तौर पर जब पृथ्वी मकर रेखा पर, ठीक है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में ये सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी, और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो तापमान में अधिकता होगी। ऐसी स्थिति में हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन सब जगह तापमान में समानता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो यह सूर्य का प्रकाश सीधा किन अक्षांशों के बीच में पड़ता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। ऐसी स्थिति में इन किरणों का तिरछापन होता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है उस स्थान पर तापमान में कमी होती है, और जहाँ पर सीधी पड़ती है उस स्थान पर तापमान में अधिकता पाई जाती है। सीधी किरणों को वायुमंडल की कम दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे विषुवत रेखा पर चमक रही है, सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है, अर्थात या फिर यूँ कहें कि दोनों ही गोलार्धों में तापमान में समानता पाई जाती है। विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी तापमान में उतना ही पाया जाएगा जितना कि उत्तरी गोलार्ध में होगा। क्यों? ठीक है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में इन सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक होगा। मतलब तिरछापन अधिक होगा तो तापमान भी दक्षिणी गोलार्ध में कम पाया जाएगा। ठीक है। और जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होता है। ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर तापमान कमी पाई जाती है तापमान में। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणों के तिरछापन के कारण क्या होता है, सभी स्थानों पर तापमान में क्या होती है, एक समानता नहीं पाई जाती है। ठीक है। और इन तिरछी किरणों को ही क्या करना पड़ता है, वायुमंडल की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सीधी किरणों को कम क्षेत्रों अर्थात कम क्षेत्रों में होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके कारण जहाँ पर कम क्षेत्र में होकर गुजरेगी वहाँ पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात वहाँ पर गर्म या उष्मा का प्रभाव अधिक होगा। अधिकतम दूरी तय करने वाले स्थानों पर तापमान का प्रभाव कम होगा। दूसरा है दिन की अवधि। दिन की अवधि मित्रों, अगर सूर्य तप की मात्रा अधिक होगी तो दिन की अवधि भी क्या होगी, अधिक होगी। अगर सूर्य तप क्या होगा, अधिक होगा, तो दिन की मात्रा भी, दिन भी क्या होगा, दिन की अवधि भी क्या होगी, अधिक होगी।
ठीक है मित्रों, जैसे कि यहाँ पर सूर्य विषुवत रेखा पर चमक रहा है तो यहाँ पर दिन क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम है। ऐसे स्थान पर तापमान अधिक होगा और यहाँ पर ऊष्मा अधिक होगी तो यहाँ पर दिन बड़ा होगा, लेकिन ध्रुवों की तरफ दिन की अवधि क्या होगी, कम होगी। तो जहाँ पर सूर्य तप अधिक होगा दिन की अवधि भी अधिक होगी, और जहाँ पर दिन की अवधि कम होगी वहाँ पर सूर्य तप की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। जहाँ पर सूर्य तप कम होगा वहाँ पर दिन की अवधि भी क्या होगी, अवधि वो भी क्या होगी, कम होगी। मतलब सूर्य की किरणें जिस स्थान पर तिरछी पड़ेगी उस स्थान पर दिन भी छोटे होंगे, तापमान कम होगा। ठीक है, अगला है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तीसरा कारक है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है मित्रों, अब मित्रों पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह वास्तविक दूरी या औसत दूरी तो कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, एक मिनट देखिए मित्रों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, हम पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी की जो सापेक्ष स्थिति देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति देखिए मित्रों क्या है, ठीक है मित्रों, यहाँ पर क्या है, सूर्य चमक रहा है, सन। ठीक है, अब सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब इसकी औसत दूरी की बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच की, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी, तो कितनी है मित्रों, 149 मिलियन 149 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, एक 149 मिलियन किलोमीटर। और इसकी निकटतम दूरी पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी वो कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सबसे निकटतम दूरी है 147 मिलियन किलोमीटर, इसको कहते हैं उपसौर। उपसौर मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह है 147 मिलियन किलोमीटर, जिसे उपसौर कहा जाता है। यह घटना कब घटित होती है, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मित्रों यह दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में देखी जाती है। तो 3 जनवरी को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। ठीक है, आगे अधिकतम दूरी जो कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, जिसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है, और यह अपसौर
कब होता है? 4 जुलाई को। अपसोर 4 जुलाई को होता है। ठीक है, तो यह पृथ्वी की कक्षा है। पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर, जिसे उपसौर कहा जाता है। यह घटना 3 जनवरी को होती है। और अपसौर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है, उस समय अपसौर, उसे कहा जाता है अपसौर। और यह घटना घटित होती है 4 जुलाई को। ठीक है, तो इस कारण से भी क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के कारण भी सूर्यतप धरातल पर क्या होता है? सब जगह अलग अलग पाया जाता है, एक समान नहीं पाया जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो कक्षा है वह क्या है? अंडाकार है। जो पृथ्वी की कक्षा है, कौन सी? ये पृथ्वी की कक्षा, यह क्या है? अंडाकार है, न कि गोल है, न कि गोल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंडाकार है, जिस कारण से एक स्थान पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है और एक स्थान पर न्यूनतम दूरी होती है, जब यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस समय। अगला कारक है मित्रों सौर कलंक। सौर कलंक, मित्रों देखिए, सौर कलंक क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले धब्बों को ही क्या, सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले धब्बों को क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। इन कलंकों की संख्या जहाँ पर अधिक होती है, अर्थात सूर्य पर इन कलंकों की संख्या अधिक होने पर सूर्यातप भी क्या होता है? अधिक होता है। और कम होने पर, जब कलंकों की संख्या कम होती है तो सूर्यातप भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो एक सौर कलंक का जीवन चक्र कितना होता है? एक सौर कलंक का जीवन काल, यह जीवन चक्र कितना होता है? लगभग 11 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सौर कलंक भी क्या करते हैं? तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। कहीं पर तापमान अधिक पाया जाता है तो कहीं पर कम पाया जाता है। इसी के साथ साथ वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं एवं पर्वतीय ढाल, पर्वतों का ढाल भी सभी जगह समान नहीं होने के कारण तापमान का वितरण भी सब जगह क्या पाया जाता है? अलग अलग रूप में पाया जाता है। कहीं पर तापमान अधिक पाया जाता है तो कहीं पर तापमान कम पाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी कारकों के कारण या इनके कारण तापमान क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यह हुआ सूर्यातप। सूर्यातप की परिभाषा, इसका वितरण एवं इसके सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर तापमान अलग अलग रूपों में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। मित्रों, अगली क्लास में हम पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में चर्चा करेंगे। आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।